हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। बच्चों, आज हमने AS12 करना है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। इसकी हम बात करते हैं। जरा सबसे पहले उसमें देखें हम कि व्हाट इज द गवर्नमेंट ग्रांट। आप लोगों ने ग्रांट वर्ड सुना? ग्रांट का मतलब होता है बच्चों, जब किसी अथॉरिटी से किसी भी एंटिटी को कोई असिस्टेंस मिलती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, दैट इज द ग्रांट। अब फॉर एग्जांपल आप लोग स्कूल में पढ़े हैं, स्कूल्स को भी ग्रांट मिलती है CBSE से, या फिर सरकार गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल चलते ही सारे की सारी ग्रांट पर है। स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की ग्रांट मिलती है, उसी ग्रांट से ही टीचर्स की सैलरी पे की जाती है, उसी ग्रांट से ही बच्चों का मिड डे मील जाता है, उसी ग्रांट से ही बच्चों की ड्रेस बुक्स वगैरह आती हैं, उसी ग्रांट से ही जो स्कूल की मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा या फिर और साइंस इंस्ट्रूमेंट्स का खर्चा वो सब किया जाता है। तो इस तरह से हमारे बिजनेस सेक्टर में भी ग्रांट्स मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी असिस्टेंस दी जाती है हमारे बिजनेस सेक्टर के अंदर भी। अब हम अपने बिजनेस सेक्टर की अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखें कि गवर्नमेंट ग्रांट का यहाँ क्या मतलब है। गवर्नमेंट ग्रांट बेसिकली इसका एक मीनिंग है जो हमारे AS12 ने बताया, वो मीनिंग से ही इसका टोटली जो इन्होंने डेफिनेशन दी है उससे टोटली इसका कंटेक्स्ट क्लियर हो जाता है, इसका प्रॉपर मीनिंग क्लियर हो रहा है कि कहना क्या चाह रहा है एक्चुअल में ग्रांट है क्या। देखिए जरा, कहता है इट इज द असिस्टेंस इट इज द असिस्टेंस। पहली बात इसमें बोली असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब फाइनेंशियल हेल्प। असिस्टेंस का मतलब फाइनेंशियल हेल्प। तो यहां पर आप अंडरलाइन करके लिख सकते हैं, असिस्टेंस का मतलब फाइनेंशियल हेल्प। क्लियर है जी। सेकेंड ये कहता है कि असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और एनी अदर गवर्नमेंट बॉडी भी हो सकती है। कोई भी ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी जिसको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया हो इस पर्पस के लिए। पहली बात तो इसने बोली इट इज द असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। असिस्टेंस मतलब फाइनेंशियल हेल्प जो प्रोवाइड की गवर्नमेंट ने। सेकंड इसी में आता है जी हमारा इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन काइंड। काइंड मीन्स लैंड और मशीनरी। इस तरह से भी ग्रांट दी जाती है लैंड या मशीनरी के थ्रू। आप लोगों को पता होगा कि हमारे 2002 में हमारे गुजरात में अर्थक्वेक आया था। उसके बाद गुजरात में बहुत सी इंडस्ट्रीज लगी जिससे गुजरात डेवलप हो गया। तो वो इंडस्ट्रीज लगी कैसे बच्चों? गुजरात में भी इंडस्ट्रीज को ग्रांट दी गई थी लैंड की फॉर्म में। लैंड बहुत सस्ते रेट पर या फिर आप कहें कि नॉमिनल वैल्यू पर बिजनेसमैन को प्रोवाइड की गई थी, क्योंकि वहां अर्थक्वेक आने के बाद टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी नहीं था, लोगों के पास घर नहीं थे रहने के लिए, मकान नहीं थे, खाने के लिए रोटी नहीं थी, लैंड ऐसे ही पड़ी थी जिसे कोई खरीदना भी नहीं चाह रहा था। तो उस केस में वो लैंड स्टेट गवर्नमेंट ने जो बिजनेसमैन को वो बहुत नॉमिनल वैल्यू पे या बहुत कम वैल्यू पर दी थी। बच्चों, इसे भी गवर्नमेंट ग्रांट इन काइंड ही बोला जाता है कि आपने 1 लाख रुपए की चीज अगर किसी को 10,000 रुपए की दी थी तो 90,000 की आपने उसे ग्रांट दे दी इन द फॉर्म ऑफ काइंड, इन द फॉर्म ऑफ एसेट, जो भी आप उसे एसेट दे। इस तरह से मशीनरी पर भी ग्रांट दी जाती है। मशीनरी के लिए ग्रांट दी जाए दैट इज द सेपरेट थिंग। हम यहाँ इन काइंड में बात कर रहे हैं कि मशीनरी ही ग्रांट में दे दी, गवर्नमेंट ने मशीनरी ही दे दी। इंडिया में ऐसा कंसेप्ट नहीं है, लेट्स कॉमन आपको कहीं देखने को मिला होगा, प्रैक्टिकली ऐसा कहीं भी नहीं है। मशीनरी कभी भी इंडिया में आज तक नहीं दी गई।
गवर्नमेंट हमेशा यही कहती है कि आप लोग मशीनरी परचेज कर लें, आपको मशीनरी की वैल्यू का कुछ रिफंड कर दिया जाएगा, ग्रांट दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल हिमाचल में कालेआम, पोंटा या बद्दी, सोलन, इन एरिया के अंदर जब इंडस्ट्रीज लगी थी तो SEZ बनाए गए थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर वहां पर इंडस्ट्रीज लगी थी। उस इंडस्ट्रीज में लैंड तो ऑलरेडी वहां बहुत सस्ती थी, क्योंकि पहाड़ी एरिया तो पहाड़ों में लैंड वैसे ही बहुत सस्ती मिलती है। दूसरी बात ये थी कि वहां पर जो मशीनरी थी उस मशीनरी पर भी 50% की ग्रांट थी। जितना आप मशीनरी पे कॉस्ट सेटअप करोगे, जितना मशीनरी सेटअप पे आपका कॉस्ट लगेगा, उसका 50% आपको ग्रांट दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस तरह से आपको वो जो ग्रांट थी 50% तक दी जा रही है, वो कैश में थी, वो काइंड में नहीं थी। काइंड का मतलब है कि मशीनरी ही दे दी आपको। क्लियर है जी? लैंड दी जाती है इंडिया में काइंड में ग्रांट, तो लैंड दे दी जाती है, उसकी कुछ नॉमिनल वैल्यू दे दी जाती है। कई जगह फ्री में भी लैंड दे दी जाती है, सिर्फ नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए 1000 रुपए इसलिए दी जाती है कि कंसीडरेशन शो करने के लिए। ये कई जगह वो भी नहीं दी जाती, ग्रांट में लैंड दे दी जाती है। गवर्नमेंट हमेशा बिजनेसमैन को प्रमोट करती है। रीजन भी क्या है कि बिजनेस ही ऐसे हैं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, लोगों के लिए फूड जनरेट करते हैं, और वहां से लोगों के लिए थोड़ा सा उनका जो नॉर्मल लिविंग है, नॉर्मल लिविंग कंडीशंस है वो प्रोवाइड करते हैं, नेसेसिटीज है हमारी वो प्रोवाइड करते हैं बिजनेस। तो जितना ज्यादा बिजनेस ग्रो करेगा उतना ही जो बिजनेस के साथ अटैच हमारे स्टेक होल्डर्स है वो सब ग्रो करेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट बिजनेस को बार बार प्रमोट करती है, जैसे ग्रांट देकर, या फिर टैक्सेस माफ करके, या फिर लोन प्रोवाइड करके, या लोन माफ करके। इस तरह से बड़े बड़े बिजनेस को दोबारा सेटअप किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि ये दोबारा से सेटअप हो, ग्रो करे और एक अच्छे जो है एनवायरनमेंट और कंडीशंस वगैरह और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड कर पाए हमारी सोसाइटी को। तो इसी पे हम यहाँ बात करते हैं। पहली चीज तो थी जी असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, दूसरी था जी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ काइंड, और तीसरी है जी नेक्स्ट आगे कहता है टू एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब हम यहाँ पे सिर्फ बिजनेस एंटिटी की बात कर रहे हैं, हम नॉन बिजनेस एंटिटी की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग नॉन बिजनेस एंटिटी के लिए यहाँ अभी कोई बात नहीं कर रही। हमारा AS 12 जो है वो सिर्फ बिजनेस एंटिटी की बात कर रहा है। तो कहता है कि किसको दी जा रही है, टू एन एंटरप्राइज फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस। पास्ट तो ओके है बच्चों, फ्यूचर कंप्लायंस का क्या मतलब है? फ्यूचर कंप्लायंस का मतलब कि आपको ग्रांट दी जा रही है कि आपने पास्ट में कुछ कंडीशंस कंप्लाई की, आपने सेटिस्फाई की, तो आपको ग्रांट दे दी। क्या फ्यूचर में भी कुछ कंडीशंस है? हाँ बच्चों बिल्कुल, फ्यूचर की भी कंडीशंस हैं। फ्यूचर में कंडीशन जो होती हैं वो कंडीशंस अटैच की जाती हैं ग्रांट के साथ। अटैच का मतलब कि आपको ये ग्रांट तो आज मिल जाएगी, लेकिन कुछ टाइम पीरियड तक आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अगर आप नहीं सेटिस्फाई करते तो आपको ये ग्रांट रिफंड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी हिमाचल का दे रहा था आइडिया कि जब हिमाचल को SEZ डिक्लेयर किया गया था तो वहां पर इस तरह से बहुत सी इंडस्ट्री लगी थी, मशीनरी पर ग्रांट दी गई थी, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस थी। वो कंडीशंस क्या थी कि लाइक 5 साल तक इस मशीनरी को आप सेल आउट नहीं कर सकते, आपको इसे बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना ही पड़ेगा। अपने प्लांट को आप 5 साल से पहले बंद नहीं कर सकते, सारे आपको जितने भी आपकी ग्रांट मिली है वो सब रिफंड करनी पड़ेगी। इसके अलावा हिमाचल में एक एडिशनल ग्रांट भी थी, वो क्या थी जी, आप अगर वहां 70% हिमाचली पर्सन को एज एम्प्लॉय या लेबर में रखेंगे, मींस एम्प्लॉयमेंट 70% एटलीस्ट हिमाचली पर्सन, जितने आपके पास टोटल एम्प्लॉयमेंट है उसका 70% अगर हिमाचली पर्सन होंगे तो आपको हिमाचल की स्टेट गवर्नमेंट आपको जितना भी आपका सैलरी का या वेजेस का अमाउंट होगा वो रिफंड करेगी। तो दैट मीन्स वो इसलिए था ताकि वहाँ के लोकल पर्संस को भी एम्प्लॉयमेंट मिले। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री सेटअप हुई हो बाहर से एम्प्लॉय सारे ले जाए। तो आपको 30% बाहर से जाते थे। अगर आप 70% नहीं एम्प्लॉय कर पाते थे हिमाचल के पर्सन तो आपको कुछ भी ग्रांट नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप 70% कर लेते थे तो 100% सैलरी आपको ग्रांट के वे में रियम्बर्स हो जाती थी। तो इससे वो बिजनेसमैन भी प्रमोट होते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा हिमाचली लोगों को वहां पर एम्प्लॉयमेंट दे, और उसके बाद वहां पे लोकल पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट मिली भी बहुत, सिर्फ इसी रीजन से
क्योंकि उन्हें पता था कि 70% को देने से 100% ग्रांट रिफंड मिल रही है। लेकिन कंडीशंस यहाँ पर क्या थे, पास्ट कंडीशन, कि आप पहले 70% को एम्प्लॉयमेंट देंगे, उसके बाद आपको 100% सैलरी आपको रिफंड मिलेगी जब आप उन्हें पे कर देंगे। एक हमारी फ्यूचर जो कंडीशंस थी, वो कंडीशंस हमारी मशीनरी के साथ अटैच थी कि 5 साल तक वो मशीनरी बेचनी नहीं है, ना ही प्लांट क्लोज करना है, और क्या कहते हैं, हाँ यही इसमें साथ थी, मशीनरी सेल आउट नहीं करनी और ना ही अपना आपको प्लांट क्लोज करना है। तो ये कंडीशंस आपकी मशीनरी के साथ थी। इसके अलावा वहां पर 5 साल के लिए टैक्सेज में भी छूट थी, इनकम टैक्स में वहाँ 5 साल के लिए छूट थी। वहाँ पर जो भी बिजनेसमैन था वो मैट, आपका एक कंसेप्ट है इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, मिनिमम ऑर्डिनरी टैक्स, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर ही टैक्स पे करता था। नॉर्मली उसका इनकम टैक्स कुछ नहीं था, 5 साल के लिए वो टैक्स एग्जम्प्टेड जोन था, उसे टैक्स एग्जम्पशन मिली हुई थी वहाँ पर। इसे आप इनकम टैक्स में प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे, टैक्स एग्जम्पशन क्या होता है, कैसे मिलती है। यहाँ हो गया जी फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। इस कंडीशंस की अभी हमने बात की ही है कि जो भी फ्यूचर कंप्लायंस होगी उसके साथ कुछ कंडीशंस अटैच की जाती हैं, तो जो भी कंडीशंस होंगी वो हमें फुलफिल करनी पड़ेगी। पास्ट कंप्लायंस के साथ भी कुछ कंडीशंस अटैच होती हैं, तो वो भी हमें यहाँ फुलफिल करनी पड़ेगी। बच्चों ये है गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 12 ने हमें प्रोवाइड की है। फटाफट से इस पे एक नजर मार लेते हैं, ये क्या कहता है जी, इट इज द असिस्टेंस मींस फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन सी, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, एनी अदर गवर्नमेंट बॉडी भी हो सकती है। इसके अलावा इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन काइंड, काइंड मतलब लैंड या मशीनरी की फॉर्म में भी दी जाती है ग्रांट। नेक्स्ट टू एन एंटरप्राइज मतलब किसी बिजनेस एंटिटी को दी जाएगी फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस। फ्यूचर कंप्लायंस मतलब कुछ ना कुछ कंडीशंस अटैच कर दी जाएंगी जो आपको फुलफिल करनी है, नहीं तो आपको वो ग्रांट रिफंड करनी पड़ जाती है पूरी की पूरी। विद सर्टेन कंडीशंस, विद सर्टेन कंडीशंस मींस पास्ट के साथ भी कुछ कंडीशंस अटैच हो सकती है, फ्यूचर की तो हमने बात करेंगे। क्लियर है जी, ये हमारी डेफिनेशन है। फटाफट से इस पर एक मिनट नजर मार लो, फिर मैं इसे रब कर देता हूँ और हम अपने आगे कंसेप्ट पर चलते हैं। चलो बच्चे आगे चलते हैं जरा। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कि हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, कब रिकॉर्ड करें इसकी बुक्स में, किस कंडीशंस में या किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इसे बुक्स में रिकॉर्ड करें अपने पास, चाहे इनकम रिकॉर्ड करें चाहे अपने बुक्स में इसे डेफर्ड रिकॉर्ड करें, लेकिन किस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसे रिकॉर्ड करना चाहिए हम देखते हैं जरा। इसमें दो कंडीशंस बताएंगे। कहता है इफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ऑल, पहली बात तो कहता है सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कहता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तब हम ग्रांट को रिकॉर्ड करेंगे। वो कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन जिसकी हम बात करें, ये कहता है कि ग्रांट से रिलेटेड जो भी हमारी कंडीशंस होंगी, ग्रांट से रिलेटेड जो भी कंडीशंस अटैच्ड हैं, वो सारी की सारी या तो फुलफिल हो गई हैं
या फिर हमें रीजनेबल सर्टेनिटी है कि हम वो फुलफिल कर देंगे। पहली बात, अगर कोई पास कंडीशन है तो वो सारी की सारी फुलफिल हो चुकी हैं। अगर कोई फ्यूचर कंडीशंस हैं तो हमें रीजनेबल सर्टेनिटी है कि हम वो कंडीशंस फुलफिल कर देंगे। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड जो इसके साथ कंडीशन है वो क्या है कि या तो ग्रांट एक्चुअली रिसीव हो गई, या तो ग्रांट एक्चुअली रिसीव हो गई या रिसीव होने वाली है, दैट मीन्स हमारी ग्रांट सैंक्शन हो जाती है। मीन्स सर्टेनिटी है कि ग्रांट रिसीव हो जाएगी। सर्टेनिटी कब आता है? जब ग्रांट सैंक्शन हो गई लेकिन रिसीव नहीं, तो आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं एक बार सैंक्शन हो चुकी है, आपने जो कंडीशन सेटिस्फाई की है उसे हमारी अथॉरिटी जो भी है वो चेक कर चुकी है, उन्हें लगता है कि आपने कंप्लाई कर दी है, तो आपको सैंक्शन कर दी जाती है ग्रांट। उसके बाद तो सिर्फ रिसिप्ट होने का काम बचता है, वो रिसिप्ट हो जाएगी। तो आप ये कहता है स्टैंडर्ड की या तो रिसीव हो चुकी है या फिर सर्टेनिटी है कि रिसीव हो जाएगी। सर्टेनिटी का मीन्स की सैंक्शन हो चुकी है ग्रांट, तो आप उसे बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले तो कहता है कि कंडीशंस अटैच्ड टू ग्रांट हैज बीन fulfilled or there is reasonable certainty that कहता है या तो कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं या फिर रीजनेबल सर्टेनिटी है कि कंडीशन विल बी फुलफिल्ड। ठीक है जी, या फिर आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं रीजनेबल सर्टेनिटी दैट द एंटिटी वुड फुलफिल द फ्यूचर कंडीशंस। इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं। आप ये कहता है कि कंडीशन अटैच्ड टू ग्रांट हैज बीन फुलफिल्ड, दैट मींस पास्ट कंडीशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो आपकी पास्ट कंडीशंस थी वो आपने फुलफिल कर दी हैं, या फिर रीजनेबल सर्टेनिटी दैट एंटिटी विल फुलफिल द फ्यूचर कंडीशंस, कि हम या तो पास्ट कंडीशन हम फुलफिल कर चुके हैं या फिर हमें रीजनेबल सर्टेनिटी है कि हम फुलफिल कर देंगे फ्यूचर कंडीशन। रीजनेबल सर्टेनिटी मतलब एक ऐसी हमारी सर्टेनिटी मतलब क्या होती है कि एक एश्योरेंस है या हम सर्टेन हैं, हम श्योर्ड हैं उस चीज के ऊपर। अब ये कहते हैं रीजनेबल मतलब ऐसी सर्टेनिटी जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकें, जिसको हम विश्वास से कॉन्फिडेंस से कह सके, कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट कर सके कि हम ये फुलफिल कर लेंगे, जिसके ऊपर हमें कॉन्फिडेंस है, या फिर हमारे पास एक कोई प्रॉपर एश्योरेंस है या प्रॉपर डॉक्यूमेंट एविडेंस है कि हमें इसे पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट ये कहता है जी सेकंड कंडीशन क्या है? ग्रांट एक्चुअली रिसीव्ड या फिर ग्रांट रिसीव्ड और it is certain that it will be received। कहता है जी यहां भी आप रीजनेबली सर्टेन लिख सकते हैं।
कहता है कि या तो रिसीव हो चुकी है या फिर कहता है रीजनेबली सर्टेन है दैट इट विल बी रिसीव्ड। दैट मीन्स ग्रांट सैंक्शनड हो चुकी है आपकी। कहता है कि आपकी ग्रांट सैंक्शन हो चुकी है, आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक्स में रीजनेबल सर्टेनिटी में। आपको ये एश्योरेंस है कि ग्रांट एक्चुअल में रिसीव हो जाएगी, और एश्योरेंस कब आएगी, जब आपकी ग्रांट सैंक्शन हो चुकी होगी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कहोगे कि हम रीजनेबली सर्टेन है इस पॉइंट पे कि आज हमें ग्रांट रिसीव हो जाएगी। आज हम सर्टेन हो चुके हैं कि ये ग्रांट हमें रिसीव हो जाएगी, चाहे वो 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में या 6 महीने में क्यों ना रिसीव हो, लेकिन जब रीजनेबली सर्टेन हो चुके हैं तभी आप उसे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ये तो बच्चे दो हमारे पॉइंट थे ग्रांट की रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के। अब इसके रिकॉग्निशन मेथड भी हैं कुछ। बेसिकली हमारे पास दो ही अप्रोच हैं ग्रांट को रिकॉग्नाइज करने की। मैं नीचे ही लिख देता हूँ। दो अप्रोचेज हैं हमारे पास। एक कहता है कि कैपिटल मेथड या फिर कैपिटल अप्रोच। दूसरा कहता है जी रिवेन्यू मेथड या रिवेन्यू अप्रोच। हमारे पास बेसिकली 4 तरह की ग्रांट है। 3 ग्रांट पर तो यही मेथड एप्लीकेबल होता है। प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, या फिर कैपिटल मेथड का मतलब क्या है, पहले ये लिख लेते हैं कि ग्रांट विल बी कैपिटलाइज्ड टू बुक्स एंड सेकंड grant will be credited to P&L account as a revenue item। रिवेन्यू आइटम की तरह ग्रांट जैसे नॉर्मली आप इनकम रिकॉर्ड करते हैं, वैसी ग्रांट को भी आप P&L में अपनी इनकम मानकर रिकॉर्ड कर सकते हैं जी। पहला पॉइंट तो ये। सेकंड, कौन कौन सी ग्रांट ऐसी है? प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, ग्रांट फॉर फिक्स्ड एसेट्स। थर्ड, नॉन मॉनिटरी ग्रांट। इनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। यहां पर कौन सी ग्रांट है? रिवेन्यू ग्रांट, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि ग्रांट फॉर रिवेन्यू एक्सपेंसेस। इनके बारे में भी डिटेल में हम बात करेंगे, तो आप फटाफट से इसे जरा नोट कर लें। आपको मैं दे रहा हूँ 1 मिनट, आप नोट कर लें इसे। इसके बाद हम आगे चलेंगे अपने टाइप्स ऑफ ग्रांट पर, जो हमारा इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है इस एज के अंदर। फटाफट से नोट कर लीजिएगा इसे।
हो गया बच्चों, नोटिस मैं रद्द कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बच्चों टाइप्स ऑफ ग्रांट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, इसमें 4 तरह की ग्रांट है। सबसे पहली ग्रांट की हम बात करते हैं, ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन। बच्चों ये कैसी ग्रांट है? ये ग्रांट को हम कह रहे हैं प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। प्रमोटर कौन होते हैं? वो लोग जो जिनका आइडिया होता है कंपनी सेटअप करने का, जो सबसे पहले इनिशियली कंपनी को फंड्स देते हैं, अमाउंट देते हैं सेटअप करने के लिए। उसके बाद कंपनी कहीं बैंक से या किसी से असिस्टेंस ले सकती है। तो ये भी ग्रांट प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के रूप में दी जाती है। ये गवर्नमेंट्स कुछ पर्टिकुलर एसईजेड एरिया में, बैकवर्ड एरिया में प्लांट सेटअप करने के लिए कंपनीज को या बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को कुछ ग्रांट देती है, लमसम अमाउंट देती है, और क्या कहा जाता है कि आप इन एरिया में बिजनेस सेटअप करें, हम आपको ये पैसा दे रहे हैं। उस पैसे से चाहे वो वहां पर जमीन खरीदे, चाहे मशीनरी खरीदे, या किसी और पर्पज में लगाए, वो किसी भी पर्पज में लगा सकते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस उसके साथ अटैच हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, बट अमाउंट एक लमसम दिया जाता है। कंडीशंस क्या अटैच होंगी वो डिपेंड करता है कि कुछ पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट है उस एरिया में क्या चीज को, किस चीज को डेवलप करना चाहती है, वो हर केस में डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि ये ग्रांट को आप फिक्स्ड या फिक्स्ड एसेट्स में लगाएं, या फिर आप ऐसा हो सकता है कि इस ग्रांट को आप सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी में ही एक्सपेंड कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि इस ग्रांट को आप फिक्स्ड और रिवेन्यू दोनों खर्चों में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो किसी भी वे में एक्सपेंड हो सकता है। सिर्फ आपको नॉर्मली इन पर ऐसी कंडीशन अटैच नहीं होती। नॉर्मली सिर्फ इतना होता है, कंडीशन होती है कि आपको बैकवर्ड एरिया में प्लांट सेटअप करना है, आप सिर्फ उसी एरिया में प्लांट सेटअप के लिए इस ग्रांट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे पर्पज में यूज नहीं कर सकते। एक इसके साथ कंडीशन एंड और अटैच होती है, वो होती है कि इस ग्रांट को आप ना तो अब ना ही फ्यूचर में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने में यूज नहीं कर सकते। आपको प्लांट सेटअप करने के लिए दिया गया है, आप ये आपका रिवेन्यू नहीं है जो आप शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर है जी? तो देख लें जरा इसमें, grant provided to set up a plant in backward area। आपको बैकवर्ड एरिया में प्लांट सेटअप करने के लिए ये ग्रांट दी जाती है। अभी हमने इसकी बात की ही है। इसमें एक कंडीशन और मैंने बोली थी, वो क्या थी? कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ग्रांट बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं की जा सकती। इसके बारे में भी हमने बात की थी जी। नेक्स्ट, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा जी? सबसे पहले तो आप इसमें एंट्री पास करेंगे जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। जिस दिन आपको ग्रांट रिसीव हो गई, आप उसी दिन ये सेम एंट्री पास कर देंगे अपनी बुक्स में, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट बीइंग ग्रांट रिसीव्ड। सेकंड आप एंट्री पास करेंगे जी, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
ट्रांसफर भी लिख सकते हैं, पूरी नरेशन भी लिख सकते हैं आप, बीइंग अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बच्चे हमने बात की है रिवेन्यू प्रॉफिट हमारा नहीं है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के रूप में दिया गया है, ये कैपिटल का पार्ट है, तो इसीलिए हम इसे कैपिटल रिजर्व में हमने ट्रांसफर कर दिया और ये कैपिटल रिजर्व में स्टैंड रहेगा। फर्दर जो भी आपके लॉ के अकॉर्डिंग कैपिटल रिजर्व के यूजेस है वहां यूज हो सकता है। ये बच्चों हमारे पास ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है, जो हमारी सबसे पहली ग्रांट है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, जिस दिन रिसीव हुआ सीधा सीधा आप उसे बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट ग्रांट टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री डाल देंगे। दैट मींस एक तरफ से आपका बैंक इफेक्ट होगा, सेकंड आपका लायबिलिटी या लायबिलिटी साइड पे रिजर्व एंड सरप्लस के एंड में कैपिटल रिजर्व बढ़ेगा, तो आपकी लायबिलिटी एसेट की बैलेंस शीट की दोनों साइड मैच है, एसेट और लायबिलिटी साइड। जितने से बैंक बढ़ रहा है उतने से आपके रिजर्व एंड सरप्लस भी इंक्रीज हो रहे हैं। ये हमारे पास हमारी पहली ग्रांट थी, ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। इसे नोट कर लें। फिर हम अपनी सेकंड ग्रांट पर चलते हैं, ग्रांट फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। ग्रांट नंबर 2, ग्रांट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एएस का और इस सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रांट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है या इसके रिफंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछा जाता है। ये बच्चे कौन सी ग्रांट है, जो ग्रांट रिसीव्ड की जाती है फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने के लिए या परचेज करने के लिए ग्रांट दी जाती है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। इसके साथ कंडीशंस वैसे ही अटैच होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मशीनरी के लिए ही आप इनको मिली है तो मशीनरी के लिए यूज कर सकते हैं, एनी अदर फिक्स एसेट के मिली है तो सिर्फ उसी लिए यूज कर सकते हैं। फर्दर कंडीशन सेल की अटैच जरूर होती है कि ऐसा नहीं कि आप ग्रांट लेने के बाद वो एसेट बेच दें मार्केट में, आप उसे बेच नहीं सकते। कुछ टाइम पीरियड होता है, बेसिकली वो मशीनरी की लाइफ जितना ही टाइम पीरियड दे दिया जाता है, दैट मींस आप उसके बाद उसे स्क्रैप बेच सकते हैं। आप मशीन को जब तक वो यूज में है तब तक नहीं बेच सकते। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है बच्चों इसका, हमारे पास बेसिकली दो मेथड है इसके। एक तो है जी नेट मेथड, सेकंड है डेफर्ड ग्रांट मेथड। नेट मेथड तो क्या कहता है, जैसे ही रिसीव हुई तो आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव। सेकेंडरी कहता है साथ ही आप इस गवर्नमेंट ग्रांट को अपनी फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में से लेस कर देंगे टू फिक्स्ड एसेट्स बीइंग अमाउंट एडजस्टेड। आपने क्या किया जी,
आपने 100 रुपए की फिक्स एसेट खरीदी, आपको 40 रुपए की ग्रांट गवर्नमेंट से रिसीव हो गई, आपने एंट्री की जी पहले फिक्स एसेट खरीदेंगे तो आप नॉर्मली एंट्री आपको पता ही है वो आप करेंगे फिक्स एसेट टू बैंक 100 रुपीज, आपकी बुक्स में फिक्स एसेट 100 रुपीज से स्टैंड है। आपको जैसी 40 रुपीज की ग्रांट रिसीव हुई आपने एंट्री भी 40 से की और 40 रुपीज से अपनी फिक्स एसेट को क्रेडिट कर दिया। दैट मीन्स आप अपनी बुक्स में फिक्स एसेट को 100 माइनस 40 60 रुपीज पर शो करेंगे और आपके बैंक से पहले 100 गए फिक्स एसेट खरीदने के लिए, फिर 40 की ग्रांट आ गई, 60 ही नेट आपके बैंक से कम हुआ। आपने क्या दिखाया, फिक्स एसेट को नेट वैल्यू में दिखा दिया, जितनी वैल्यू आपको इनकम की करनी पड़ी उस एसेट को परचेज करने के लिए। आपको 100 रुपए इनकम किया आपने, 40 आपको रियम्बर्स हो गए ग्रांट के वे में, तो आपके नेट 60 ही गए, तो 60 पे ही आपने बुक्स में फिक्स एसेट को प्रेजेंट किया जी। ये हमारा पहला मेथड है नेट मेथड। ये मेथड कहीं ना कहीं डिस्क्लोजर पर्पस के लिए सही नहीं है, क्योंकि आप बुक्स में अब आज आपकी एसेट 60 रुपीज पर शो होगी, लेकिन नई एसेट आज उसकी वैल्यू 60 नहीं है, आपने एक्चुअल परचेज आपकी 100 पर है, तो इसीलिए आपको ये डिस्क्लोजर पर्पस के लिए मेथड सही नहीं है, इसीलिए दूसरा मेथड निकाला गया। ये डिस्क्लोजर पर्पस के लिए काफी बेटर है। ये क्या कहता है जी, जैसे ही आपको ग्रांट रिसीव हुई तो आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, बीइंग ग्रांट रिसीव्ड। डेफर्ड ग्रांट मतलब ये अकाउंट जो हमारा है डेफर्ड ग्रांट का, ये अकाउंट कहां स्टैंड होना चाहिए बच्चों, एक बार ध्यान रहे, नॉन मॉनेटरी एसेट के लिए ग्रांट मिली है ना, मींस फिक्स एसेट के लिए ग्रांट मिली, या फिर हम कहें नॉन करंट एसेट्स के लिए ग्रांट मिली है, तो ये ग्रांट का अमाउंट भी कहां शो होना चाहिए, क्या करंट एसेट में शो होना चाहिए, सॉरी करंट लायबिलिटीज में नहीं, क्या नॉन करंट लायबिलिटीज में शो होना चाहिए? हाँ सर, अगर नॉन करंट एसेट के लिए मिली है तो नॉन करंट लायबिलिटी में शो होना चाहिए। अरे नालायको, ये लायबिलिटी नहीं है, रिफंड नहीं करनी, तो ये किसी भी लायबिलिटी में शो नहीं होगा, इसका क्रेडिट बैलेंस जरूर है लेकिन ये रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में शो होगा, क्योंकि आपकी लायबिलिटी नहीं है। विल बी शोन अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में आप इसे शो करेंगे, क्योंकि आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। अब इस ग्रांट का हम करेंगे क्या, क्या रिजर्व एंड सरप्लस में ऐसी पड़ी रहेगी? नहीं जी, ये कहता है जी अबव, या फिर हम करेंगे डेफर्ड ग्रांट अकाउंट will be written off to profit and loss account at year end, या फिर सीधा लिख दे in the ratio of depreciation at, या फिर बस इतना सफिशिएंट है। कहता जी रिटर्न ऑफ कैसे होगी, P&L अकाउंट में रिटर्न ऑफ होगी इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, में जैसे जैसे आप डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करते जाएंगे वैसे वैसे ही आप क्या करेंगे, इसे डेफर्ड ग्रांट को भी राइट ऑफ करते जाएंगे। अगर आप स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 10% ईच ईयर, तो आप डेफर्ड ग्रांट को भी 10% ईच ईयर राइट ऑफ करके P&L में ट्रांसफर कर देंगे, जिसकी एंट्री क्या होगी, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बीइंग डेफर्ड ग्रांट रिटर्न।
आप एंट्री करेंगे डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट अपना क्रेडिट कर देंगे, बीइंग डेफर्ड ग्रांट रिटर्न ऑफ। तो हमने इस केस में क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पर अपने डेफर्ड ग्रांट अकाउंट को डेबिट कर दिया और पी&एल को क्रेडिट कर दिया। अमाउंट कितना होगा, अगर आप डेप्रिसिएशन 10% एसएलएम बेसिस कर रहे हैं तो 10% ग्रांट को भी एसएलएम बेसिस करें। अगर आप डेप्रिसिएशन को लाइफ के बेसिस पे कर रहे हैं, डिवाइड बाय 10 मींस इक्वली ईच ईयर, तो आप ग्रांट को भी इक्वली ईच ईयर करें। अगर आप फिक्स एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हैं डब्ल्यूडीवी बेसिस पे कि 20% डब्ल्यूडीवी ईच ईयर है, 15% डब्ल्यूडीवी ईच ईयर, 10% डब्ल्यूडीवी ईच ईयर, तो ग्रांट को भी बिल्कुल सेम वैसे ही राइट ऑफ करें कि 10%, 15% या 20% डब्ल्यूडीवी ईच ईयर। तो इस तरह से क्या होगा, जितना अमाउंट डेप्रिसिएशन का आपका एक्स्ट्रा जाएगा नेट मेथड से, एक्स्ट्रा जितना भी जाएगा आपका पी&एल में, उतना ही आपका ग्रांट का भी क्रेडिट साइड पर इनकम में चले जाएगा। तो दोनों केसेस में डेप्रिसिएशन का नेट इफेक्ट सेम आएगा। यहाँ डेप्रिसिएशन अगर आपका 10 रुपए आना है और यहाँ पर डेप्रिसिएशन आपका 20 रुपए आना है, तो 10 रुपए की इनकम भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगी। तो नेट एक्सपेंस तो 10 रुपए के ही रहेंगे, दोनों केस में बराबर रहेगा। ये सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए बेटर इसलिए है कि फिक्स एसेट को आपने कहीं भी कम नहीं किया। आपकी फिक्स एसेट 100 रुपए की है तो वो 100 रुपए की ही बुक्स में डिस्क्लोज, उसका डिस्क्लोजर प्रॉपर आ रहा है, सिर्फ इसीलिए ये वाला मेथड डिस्क्लोजर पर्पस के लिए बढ़िया है। अगर हम आपके इंडियस की बात करें, जो हमारे लेटेस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, जो कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल हो चुके हैं अब, वो जो आप फाइनल में पढ़ेंगे उनमें यही मेथड है, नेट मेथड है ही नहीं। वहां पर मेथड ही सिर्फ एक है फिक्स एसेट के ट्रीटमेंट के लिए, वो है हमारा डेफर्ड ग्रांट मेथड। तो ये बच्चों नोट कर लो, ये है। इसके ऊपर हम एक एग्जांपल करते हैं, मैं आप लोगों को एग्जांपल करवाता हूँ एक इसके ऊपर। वो एग्जांपल करने के बाद हमारा आगे का तो बिल्कुल छोटा छोटा सा ही है, ज्यादा कोई बड़ा नहीं है ट्रीटमेंट। ये नोट कर लें बच्चे, मैं आपको फिर एक एग्जांपल लिखवाता हूँ। उस एग्जांपल के थ्रू हम इस डेफर्ड वाले मेथड को ज्यादा बेटर समझेंगे, नेट मेथड भी हमारा इजीली उसमें समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल लिखें जरा। ए लिमिटेड परचेज्ड ए मशीनरी for ₹10 crore and received ₹4 crore as government grant for above machinery. Provide accounting treatment for
गवर्नमेंट ग्रांट by all possible methods। दो केसेस, मशीनरी is depreciated at 10% SLM basis। Second, machinery is depreciated at 10% WDV basis। बच्चे हम इसने कहा सभी मेथड से बताना है, तो फिक्स एसेट की एंट्री हम नहीं करते हैं, वो तो नॉर्मली फिक्स एसेट टू बैंक की एंट्री है। मैं सीधा आपको गवर्नमेंट ग्रांट की एंट्री बता रहा हूं। अगर हम बात करें मेथड नंबर 1 नेट मेथड, तो उस केस में तो एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट 4 crore, and second government grant debit to machinery account। फर्स्ट और सेकंड दोनों केसेस में ये एंट्री सेम रहेगी बच्चों। उसके बाद तो 6 करोड़ की हमारी नेट क्या होगी, मशीनरी की वैल्यू जिसे आप डेप्रिशिएट करेंगे। हमारा सेकंड मेथड अगर हम बात करें वो है जी डेफर्ड मेथड। यही मेन है, यहीं पर चेंज आता है सारा। पहली एंट्री हमारी होगी जी बैंक डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट। सेकेंड एंट्री जो हम पास करेंगे ये होगी एट बिगिनिंग, और ये होगी एट ईयर एंड पर। ईयर एंड पर देखिए हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे अगर ये फर्स्ट मेथड है तो। एसएलएम बेसिस पे है, हर साल इक्वली राइट ऑफ होना है, 10 साल में राइट ऑफ होगा एसेट, तो आप एंट्री क्या करेंगे, फिक्स डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट, कितना है जी 1 करोड़। और नेक्स्ट आप साथ ही यहां ऊपर लिख रहा हूं मैं इसे, ग्रांट की भी एंट्री आप कर देंगे, डेफर्ड ग्रांट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 0.40 करोड़। ये आपकी एंट्री हो जाएगी बच्चों डेफर्ड ग्रांट की। नेक्स्ट हमारा केस आता है सेकंड केस। ये कहता है जी अगर आप WDV बेसिस पे डेप्रिशिएट कर रहे हैं, अगर आप WDV बेसिस पे डेप्रिशिएट करते हैं तब आप क्या एंट्री करेंगे अपने पास। तो इस केस में आप क्या कर रहे हैं, WDV बेसिस पे आप एंट्री पहले करेंगे डेप्रिसिएशन डेबिट टू फिक्स्ड एसेट 1 करोड़। और सेकेंड एंट्री आप सेम उसी समय पास कर देंगे, डेफर्ड ग्रांट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना
0.40 करोड़। ये आपके पास एंट्री हो जाएगी बच्चों। ये तो होगी फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन की एंट्री आप सेम वही एंट्री दोबारा से डालेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। इस समय होगी 0.90 करोड़, क्योंकि WDV लग रहा है बच्चों 1 करोड़ लेस करने के बाद आपकी एसेट की WDV आज 9 करोड़ है और उस पर आप 10% लगाएंगे तो 0.90 करोड़ बचेगी। सेम आप अपनी डेफर्ड ग्रांट पर भी लगाएंगे। ये होगी जी आपकी 0.36 करोड़। किस तरह से? फर्स्ट ईयर में 4 करोड़ की ग्रांट थी, जिसमें से आपने 0.40 फर्स्ट ईयर में डेफर कर दिया, तो आपके पास WDV बची थी 3.60 करोड़ और इस पर आपने 10% लगा दिया, तो आपका क्या बना जी? 0.36 करोड़। ये बच्चों आपका डेफर्ड ग्रांट का कंसेप्ट है। आप चेक कर सकते हैं कि अगर यहां पर हमारे पास इस केस में हम ये वाला मेथड ना लगाकर हम नेट वाला मेथड लगाते हैं। नेट वाले मेथड में अगर आप फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन देखते हैं, मैं यहां पर जस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, तो आपकी नेट तो स्टार्टिंग पे ही 6 करोड़ हो जाती है। तो फर्स्ट ईयर में आप डेप्रिशिएट करते थे 0.60 करोड़। फर्स्ट ईयर में आप डेप्रिशिएट करते 0.60 करोड़। तो चेक करें यहां भी आपने P&L में 1 करोड़ को अगर डेबिट साइड पे दिया है P&L में, तो आप 0.40 करोड़ की इनकम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो नेट तो आपको 0.60 करोड़ ही, मतलब 60 लाख रुपीस ही आपके डेबिट हुए, एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है। 1 करोड़ का एक्सपेंस है तो 40 लाख की इनकम भी रिकॉर्ड हुई, तो नेट तो 60 लाख का ही आपका एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ। सेकेंड ईयर में यहां पे आप क्या करते हैं? अगर आप नेट मेथड में लेते हैं और आप WDV बेसिस लगाते अपना, तो आप क्या करते हैं जी? आज आपकी एसेट की वैल्यू रह जाती 6 माइनस 0.60 इंटू 10%, तो आपके पास आती जी 5.40 करोड़ इंटू 10%, दैट मीन्स 0.54 करोड़ आपका डेप्रिसिएशन होता, मीन्स 54 लाख रुपीस आपका डेप्रिसिएशन होता, आपका एक्सपेंस चार्ज होता P&L में। इस केस में भी आप चेक कर सकते हैं कि डेप्रिसिएशन तो आपको 0.90 करोड़ है, लेकिन डेफर्ड ग्रांट आपका 0.36 करोड़ है। आपने डेबिट तो 90 लाख रुपए किए, क्रेडिट आपने 0.36 करोड़ किए, नेट आपका 54 लाख रुपीस ही आपका डेबिट में एक्सपेंस चार्ज हुआ है। तो बच्चों ये दोनों मेथड है, नेट इफेक्ट सेम रहना है, लेकिन ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किस चीज का फर्क है? अगर आप देखें तो प्रेजेंटेशन, जस्ट और कुछ नहीं, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर का फर्क है। नेट इफेक्ट घूम फिर कर वहीं आना है। ये हमारा एग्जांपल था जिसके थ्रू मैंने आप लोगों को ये ग्रांट समझाने की कोशिश की है। आप फटाफट से इसे नोट कर लें, मैं फिर इसे रब करके आपको अगली दोनों ग्रांट समझाता हूँ। वो बहुत ही ईजी है, मुश्किल से 5 मिनट में दोनों के दोनों टॉपिक हमारे खत्म हो जाएंगे।
बच्चे नेक्स्ट हमारी थर्ड ग्रांट है जी नॉन मॉनिटरी ग्रांट। नॉन मॉनिटरी मतलब ऐसी ग्रांट जो मॉनिटरी की फॉर्म में या कैश की फॉर्म में या मनी की फॉर्म में नहीं है। दैट मीन्स हम बात कर रहे थे लैंड या आपको मशीनरी दी जाती है इन काइंड या ग्रांट इन काइंड भी आप बोल सकते हैं। कहता है जी ग्रांट रिसीव्ड इन काइंड और इन द फॉर्म ऑफ लैंड और मशीनरी। आपको लैंड दी जाती है या आपको मशीनरी दी जाती है, इसे बोलते हैं जी नॉन मॉनिटरी ग्रांट। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल है। इस पर कंडीशन एक ही लगाई जाती है कि बिजनेस पर्पज में यूज होगी, ये कभी भी सेल नहीं हो सकती क्योंकि आपको मिली ही नॉर्मली या तो फ्री मिली है या आपको कुछ नॉमिनल अमाउंट पर मिला है। जब आपके ने कुछ कॉस्ट इनकर नहीं की तो उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी आप नहीं दे सकते। जब भी आपकी डेड हो जाएगी मशीनरी तो गवर्नमेंट उसे बेच सकती है, ले जा सकती है। जब आपकी यूज की नहीं रहेगी आप इसे कुछ भी नहीं कर सकते थी। आप इसकी उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे। अब एसेट आपको मिली है, आपने अगर कुछ कॉस्ट इनकर किया है तो आपको तो शो करनी पड़ेगी। नहीं इनकर की तो भी आपको कुछ नॉमिनल अमाउंट तो शो करना पड़ेगा। यहां पे आपका बीइंग एसेट रिसीव की है ग्रांट में, अगर आपने कुछ अमाउंट दिया तो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड या फिर आप एक्चुअल अमाउंट पेड भी लिख सकते हैं। अगर आपने कुछ भी अमाउंट नहीं दिया तो उस केस में ये नॉमिनल वैल्यू होगी जी। अगर आपने 1 रुपया भी नहीं दिया तो ये नॉमिनल वैल्यू होगी। मींस नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है कुछ भी वैल्यू 1 रुपया 10 रुपया या 100 रुपया आप सिर्फ बुक्स में शो करने के लिए, अपने बुक्स में एसेट डिस्क्लोज करने के लिए, क्योंकि फिजिकली आपके पास एसेट है तो बैलेंस शीट में भी डिस्क्लोज होनी चाहिए। तो इसीलिए 1 रुपया 10 रुपया 100 रुपया किसी भी वैल्यू पर आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक चीज इसमें नोट कर लें, above asset कैन नॉट बी डेप्रिशिएबल। जब आपने कोई कॉस्ट इनकर्ड ही नहीं किया, इनकर्ड की तो बहुत कम अमाउंट इनकर्ड किया तो ये डेप्रिशिएबल भी नहीं होगी, आप इसका डेप्रिसिएशन भी क्लेम नहीं कर सकते जी। ये हमारी नॉन मॉनिटरी ग्रांट थी बच्चों। फोर्थ रिवेन्यू ग्रांट, लास्ट रिवेन्यू ग्रांट कैसे बच्चे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सैलरी के लिए आपको मिली है, कहता है ये रिवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए मिली है आपको, तो आप इसे सीधा P&L में इनकम रिकॉर्ड करें। कोई लंबा चौड़ा इसका या कोई कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट नहीं है। एक्सपेंसेस के लिए मिली है, एक्सपेंसेस के अगेंस्ट मिली है तो सीधा सीधा इनकम रिकॉर्ड करें, अपने एक्सपेंसेस को आप नेट करें, काम खत्म सीधा से इसका। तो ये कहता है कि ये कौन सी ग्रांट है, ग्रांट रिसीव्ड फॉर incurring of revenue expenditure। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए आपको ये ग्रांट दी जा रही है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा बच्चों, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा जी आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट जैसे ही रिसीव हुई, being grant received
एंड सेकंड आप इसकी एंट्री कर देंगे साथ ही साथ ग्रांट या गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर, ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। मैं आप लोगों को नोट्स देता हूं जरा, आप लोगों को नोट्स में से मिल रहे होंगे इस चैप्टर के। हम जरा अपने नोट्स में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका फिक्स एसेट की अगेंस्ट ग्रांट का ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का है। क्वेश्चन नंबर 3 भी फिक्स एसेट का है, 4 भी फिक्स एसेट का है। बेसिकली रिवेन्यू पर बहुत कम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं जरा फटाफट से। ये कह रहा है कि टॉप एंड टॉप लिमिटेड हैज सेट अप इट्स बिजनेस इन द designated backward area which entitles the company to receive from the government of India a subsidy of 20% of the cost of investment। कहता है कि कंपनी है टॉप एंड टॉप लिमिटेड जो डेजिग्नेटेड एक बैकवर्ड एरिया में अपना प्लांट सेटअप कर रही है और गवर्नमेंट से उसे 20% की सब्सिडी मिली है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो कहता है कि हैविंग फुलफिल्ड ऑल द कंडीशन द कंपनी ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 करोड़ इन कैपिटल एसेट रिसीव 10 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट इन जनवरी 2015 अकाउंटिंग पीरियड 2013-14। 13-14 में कहता है कि 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट उसे 20% में 10 करोड़ ग्रांट रिसीव हो चुकी है। द कंपनी वांट्स टू ट्रीट दिस रिसीप्ट एज एन आइटम ऑफ रिवेन्यू एंड देयरबाय रिड्यूस द लॉसेस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। कहता है कि कंपनी इसे रिवेन्यू ट्रीट करना चाहती है और अपने लॉसेस को कम करना चाहती है। तो कीपिंग इन व्यू ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्कस वेदर दिस एक्शन इज जस्टिफाइड और नो। नहीं जी, एक्शन बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन के रूप में ग्रांट है, बैकवर्ड एरिया में प्लांट सेटअप करने के लिए दी गई है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? ये सीधा सीधा कैपिटल रिजर्व में जाएगी। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे कि इट इज ए ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन एज इट इज रिसीव्ड फॉर सेटअप ए प्लांट इन द बैकवर्ड एरिया। ठीक है जी। And further, as per accounting standard 12, accounting for government grant, the grant received in the nature of promoter contribution will be transferred to capital reserve या फिर will be credited to capital reserve and cannot be utilized for the purpose of distribution of dividend। नीचे आप लिखेंगे केस एक्सप्लेन करेंगे। The top and top limited has received grant of rupees 10 crore in against the investment of rupees 50 crore for set up a plant in the backward area। तो therefore नीचे बस इसमें आगे केस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, केस में सिर्फ एक दो लाइनें ही लिखनी जरूरी होती हैं। या हम इसमें ये लाइन ऐड कर सकते हैं, द कंपनी वांट्स टू ट्रीट इट एज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट एंड टू रिड्यूस द लॉसेज ऑन P&L अकाउंट। ये आप लाइन ऐड कर सकते हैं केस में, अदरवाइज ना भी ऐड करें तो कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही केस एक्सप्लेन कर दें कि बैकवर्ड एरिया में प्लांट सेटअप करने के लिए 10 करोड़ की ग्रांट रिसीव हुई है। तो नीचे आप इसके कंक्लूजन में नेक्स्ट लाइन में लिखें सीधा कि therefore the treatment of company या contention of the company is not correct, hence the as per the relevant accounting standard the amount of rupees 10 crore will be credited to capital reserve account। नीचे आप इसकी एंट्री भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट 10 करोड़, गवर्नमेंट ग्रांट टू कैपिटल रिजर्व 10 करोड़ रुपीस। क्लियर है जी। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों ही गवर्नमेंट ग्रांट के हैं। रिफंड के ट्रीटमेंट आपके फिक्स एसेट वाले केस में। अब हम चलते हैं जरा अपने रिफंड पर। ये आप लोग नोट कर लें, होप्सो मैं आप लोगों को 1 मिनट दे रहा हूँ तो आप लोग इसे फटाफट से नोट कर लें, फिर हम अपने नेक्स्ट रिफंड के ट्रीटमेंट पर चलते हैं।